हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अभिनव डिजिटल क्लासेज में। और आज इस क्लास में हम लोग एकदम शुरू से साइंस का जो क्लास 10 का सब्जेक्ट है साइंस, उसको शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी तक आपने तैयारी नहीं किया है तो ये लास्ट जो है क्लास चल रहा है, लास्ट बार हम रिवीजन करा रहे हैं। अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं किया है तो एकदम बिल्कुल शुरू से और एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा और ये रिकॉर्डेड क्लासेज होगा। तो और इस क्लास को जब देखिएगा तो साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ये लास्ट बार रिवीजन आपके लिए हम लोग करा रहे हैं। अगर आप यहाँ से भी अभी भी समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा केमिस्ट्री का लेसन है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और ये जो है आपको वन शॉट वीडियो होगा, एक वीडियो में पूरा ये लेसन समझा दिया जाएगा। देखिए, हम लोग चलते हैं सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं, रसायन विज्ञान के बारे में। तो रसायन विज्ञान क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई रसायन विज्ञान क्या है। तो देखिए, रसायन विज्ञान जो होता है विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें परमाणु के संरचना के बारे में जानते हैं। वो एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ता कैसे है और जुड़ने के बाद टूटता किन परिस्थितियों में है, फिर नया परमाणु के साथ जुड़ता कैसे है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी होती है। जैसा कि इसमें लिखा गया है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें उनकी संरचना, गुण और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी किस तरह से अरेंजमेंट बैठ रहा है, किस तरह से चेंजिंग हो रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उस एटम के, उस यौगिक के, उस कंपाउंड के क्या गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। और देखिए, यह परमाणुओं अणुओं की संरचना के बीच अंतः क्रियाओं यानी किस तरह से रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों की भी जांच की जाती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है उस दौरान ऊर्जा उत्पन्न हो रही है या रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए ऊर्जा हमको ज़रूरत है, इसका भी जांच करता है। देखिए, तो संक्षिप्त में कहा जाए, दूसरे शब्द में कहा जाए, रसायन विज्ञान पदार्थ और उसकी विशेषताओं का अध्ययन है। यानी एकदम छोटा स्तर पे अगर एक लाइन में अगर हम रसायन की परिभाषा देखना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान के है पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। इसमें पदार्थ का अध्ययन किया जाएगा तथा उनकी विशेषता का अध्ययन किया जाएगा। पदार्थ की जो विशेषता होती है उनका अध्ययन करेंगे, ठीक ना। पदार्थ की जो विशेषता होती है उनका अध्ययन करेंगे। बात समझा गया। तो पदार्थ और उसकी विशेषता का अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा, उसकी विशेषता का अध्ययन करते हैं। पदार्थ की विशेषता का अध्ययन करेंगे, जिनको हम केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक ना। केमिस्ट्री के जो पिता माने जाते हैं वो लेवोजियर को माने जाते हैं। केमिस्ट्री के जो पितामह है, अगर कहा जाएगा फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो याद रखिएगा फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो लेवोजियर है। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, ये रूस के थे, ठीक ना। इन्होंने ऑक्सीजन नाइट्रोजन की खोज की थी, परमाणु की संरचना के बारे में बताया था, परमाणु के संरचना के बारे में, किस तरह से परमाणु अरेंज होता है उसके बारे में भी बताया था। बहुत सारा योगदान केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनका रहा है। तो अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा आगे वाले टॉपिक में, कि सबसे पहले रसायन के बारे में जानने से पहले हमको कुछ तत्वों के नाम याद होना चाहिए, उनकी संख्या याद होनी चाहिए, उनकी संयोजकता याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक आवर्त सारणी का टेबल है यहाँ पे जैसा कि इसमें दिखाया गया है। और इस आवर्त सारणी में अगर क्लास 10 तक है तो कम से कम 20 परमाणु तक यानी 20 संख्या तक आपको उस तत्व का नाम, उस तत्व का संकेत, उस तत्व का परमाणु संख्या, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान और उसकी संयोजकता याद होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, हाइड्रोजन से लेकर के आपको कहाँ तक, कैल्शियम तक, 20 तक आपको याद रखना है। द्रव्यमान के साथ साथ आपको क्या याद रखना है, संख्या याद रखनी है,
ठीक है। उसके बाद क्या ये रखना है, संयोजकता याद रखनी है। तो ये आवर्त सारणी आपके पास होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसको हम बता देते हैं। यहाँ से क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और 20 गो तत्व का नाम और नंबर यहाँ से लिख लेना है। चूँकि अगले हम स्लाइड में इसका नाम नंबर लिख के रखे हैं यहाँ समझाने के लिए। देखिए हमको याद क्या करना है कि भाई जो हाइड्रोजन है, याद रखना है कि हाइड्रोजन जो होता है वह कितने नंबर पे होता है। तो हाइड्रोजन जो होता है 1 नंबर पे होता है। उसी तरह जो हीलियम है वो दूसरे नंबर पे होता है, लिथियम तीसरे नंबर पे होता है, आपको बेरिलियम चौथे नंबर पे, बोरॉन 5वें नंबर पे, कार्बन 6वें नंबर पे, 7वें नंबर पे नाइट्रोजन, 8वें नंबर पे ऑक्सीजन, 9 नंबर पे आपको फ्लोरीन, 10 नंबर पे नियोन, 11 नंबर पे सोडियम, 12 नंबर पे मैग्नीशियम, 13 नंबर पे अल्मुनियम, सिलिकॉन 14 पे, फास्फोरस 15 पे, सल्फर जिसको गंधक भी कहते हैं ये होता है 16 पे, क्लोरीन 17 पे, आर्गन 18 पे, पोटेशियम 19 पे और कैल्शियम 20 पे। यानी 20 तक हमको परमाणु संख्या नाम याद होनी चाहिए पूरी तरह से स्पष्ट रूप से। साथ ही साथ यहाँ इसका नंबर भी दिया गया है, आप इसका नंबर भी याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, नियोन का 10 होता है, सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, 17 नंबर पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, पोटेशियम 19 पे, 20 पे आपको होता है कैल्शियम। इस तरह से आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब जितना संख्या होता है उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यानी हाइड्रोजन का अगर स्थान 1 है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का अगर स्थान 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह कैल्शियम का स्थान 20 है तो उसमें 20 को इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपको नंबर से मैच करेगा, यानी जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इसको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी सेल होते हैं, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि सेल होगा, उस सेल में इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, बांटा जाता है, इलेक्ट्रॉन को जिम्मेवारी दी जाती है कि भाई किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए आपको हम समझा दें कि अगर कहेगा किसी सेल में या किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखिए याद करते चलना है। अगर पूछेगा किसी सेल में या कक्षक में, सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा, बता देते हैं। तो ये होती है 2n²। कितनी होती है, 2n²। नाम नहीं बोला है, ध्यान से सुनिएगा, नाम नहीं बताया है, बोला है किसी एटम में, किसी परमाणु में, तो कितना हो जाएगा 2n²। अब देखिए n क्या है, n यहाँ पे परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या, ठीक ना। अब पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, पूछा क्या जाएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो जब K सेल कहेगा तो K के लिए संख्या होती है 1, L के लिए होती है 2, M के लिए होती है 3 और N के लिए होती है 4। सॉरी, यहाँ पे परमाणु संख्या नहीं, ये गलत हो गया हमसे। ये जो होता है N कक्षकों की संख्या होती है, कौन सा कक्षा ले रहे हैं। K को पहला कक्षा कहा जाता है, L को दूसरा कक्षा कहा जाता है, M को तीसरा और N को चौथा कक्षा कहा जाता है। अगर हम पहले कक्षा में देखेंगे तो n का मान 1 रखेंगे, K के लिए n का मान 1 होता है, तो इस तरह से 2 गुना 1 का स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। यानी K सेल में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है 2 होती है। इसी तरह L का मान 2 होगा n के लिए, तो n का मान 2 होगा L सेल के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी 8। इसी तरह हम m का मान 3 रखेंगे, m के लिए 3 रखेंगे, n का मान 3 का स्क्वायर इंटू 2 18 हो जाएगा। इसी तरह n का मान अगर n कक्षा के लिए रखेंगे तो 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर गुने 2 16 दूनी के 32। तो किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या K में 2 गो, K में कितना 2, L में कितना 8, M में कितना 18।
और n में कितना 32, ठीक है। तो ये कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जिसको हम लोग 9th क्लास में थोड़ा पढ़ लिए। यहाँ विशेष जानकारी न दे रहे हैं, बस यहाँ संक्षिप्त में उसको हम बताते जा रहे हैं ताकि पीछे से रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम बताते हैं कि भाई हाइड्रोजन में देखेंगे, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के पास अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा? जैसे हम K लिख दिए, L लिख दिए, M लिख दिए, N लिख दिए। ध्यान से सुनिएगा। तो हाइड्रोजन जब बोल रहे हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। तो जब परमाणु संख्या 1 होगा तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो इस पोटेशियम के पास ज़्यादा से ज़्यादा क गो रह सकता है? 2 गो रह सकता है। जो पोटेशियम करे, सॉरी, K सेल के पास क गो इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2 गो। L के लिए कितना हो सकता है? 8। M के लिए कितना हो सकता है? 18। N के लिए कितना हो सकता है? 32। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या सेल रख सकते हैं। अब देखिए, जब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एगो इलेक्ट्रॉन किसके पास भरा जाएगा? पहले K को देंगे। तो K में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। अब देखिए, हीलियम की बात करते हैं। हीलियम में तो कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो क गो इलेक्ट्रॉन होगा? 2 गो। और 2 गो ये भर सकता है, रख सकता है। K सेल में 2 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन जैसा ही चलेंगे लिथियम पे 3 गो इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? लिथियम पे होता है 3 इलेक्ट्रॉन। तो भाई, तो K के पास तो हमेशा 2 गो रख सकता है, 2 गो से ज़्यादा रखने की क्षमता नहीं है। तो एगो जो बचा है अपने बगल वाले को दे देगा। यानी K के पास 2 गो फुल हो गया तो L के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? L के पास, ठीक है। तो L पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो देखिए यहाँ पे बनाया होगा 2 1। इसी तरह से अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 गो तो ले रख लेगा अपने पास और 4 गो बगल वाला को दे देगा। तो देखिए, कार्बन का जो होता है 6 होता है, 6 गो इलेक्ट्रॉन भी होगा। तब K के पास 2 गो रह जाएगा और 4 गो अपना L सेल को दे दिया है। इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें 11 नंबर पे, देखिएगा 11 नंबर पे बात करते हैं। तो सोडियम जब 11 नंबर पे है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। तो भाई पहला कक्षा में तो 2 गो रह सकता है K वाला में। तो अभी बचा इसके पास क गो बचा? 9 गो। लेकिन क्षमता L के पास कितनी है? 8 गो इलेक्ट्रॉन रखने की। कितनी क्षमता है? 8 गो। फिर अब ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो फिर ये अपना बगल वाला को दे देगा, M को दे देगा। तो 2 8 1 हो जाएगा। तो 2 8 1, देखिएगा 2 8 1 11 नंबर का यहाँ पे है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पीछे की चीज़ ये पढ़ा चीज़ है, इसको थोड़ा सा बता दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, थोड़ा वैलेंसी बता देते हैं। संयोजकता इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता। तो संयोजकता क्या होता है कि देखिएगा ना, तो इस पूरे टेबल में देखिएगा तो 0 1 2 3 4 तक ही मान रहेगा। 0 1 2 3 4 तक रहेगा वैल्यू। ध्यान से सुनिएगा। अब थोड़ा दूसरा बात गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा बहुत बढ़िया से। तो यहाँ 0 कहाँ कहाँ होगा ये ध्यान देना है। सबसे पहले हम जो बता रहे हैं वो ध्यान देना है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किया जा रहा है तो देखिएगा ध्यान से कि जिसके बाहर में 8 गो इलेक्ट्रॉन है, जिसके बाहर में 8 गो इलेक्ट्रॉन है या 2 गो है, मिला लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं तो जिसके बाहरी कक्षा में 2 गो या 8 गो इलेक्ट्रॉन है, ये 8 गो इलेक्ट्रॉन है ना, जिसके बाहरी कक्षा में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो संयोजकता होती है 0 होती है। 0 मिलाइएगा बढ़िया से। 8 गो हो गया तो क्या है? संयोजकता 0 होती है। अब थोड़ा दूसरा बात देखिए, दूसरा चीज़ देखिए। जिनके बाहरी कक्षा में 1 गो 2 गो या 3 गो है तो उनकी संयोजकता उतने हैं। अगर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता उतने हैं। देखिएगा ध्यान से। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 1। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 1। बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 2। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 3। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 4। यानी 1 से 4 तक संयोजकता वही है जो उसके बाहरी कक्षा में है। समझ में गया? 1 से 4 तक संयोजकता वही है जो उसके बाहरी कक्षा में है। 8 वाला का 0। तो अब बच गया 0 8 और 1 2 3 4 तो हो गया।
अब 5, 6, 7 वाला का क्या होगा ये समझना है। तो जिसके कक्षा में 5 को इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा ध्यान से, तो उसकी संयोजकता 3 है, उसकी संयोजकता 3 है। तो थोड़ा सा सोचना है, जिसके बाहरी कक्षा में 6 को इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता कितनी है, 2 है। जिनके बाहरी कक्षा में 7 को इलेक्ट्रॉन है उनकी संयोजकता 1 है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, हाई दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 होगा ना जी, दोनों को जोड़िए, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, यानी बाहरी कक्षा में 8 पुजाने के लिए, बाहरी कक्षा में 8 पुजाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी वही क्या है, उसकी संयोजकता है। देखिए है ना, इसको हम क्या बताएं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। संयोजकता के बारे में एक पेज यहाँ पे ले लेते हैं। संयोजकता के बारे में हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि 3 गो नियम चल रहा है। पहला कि बाहरी सेल में 8 है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन, ये भाई काहे नहीं चल रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा। तो उस समय जो संयोजकता होगी, संयोजकता वो क्या होगी, 0 होगी। पहला बात समझ में आ गया। 8 इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी कक्षा में है तो संयोजकता उन तत्वों की क्या होगी, 0। दूसरा, यदि बाहरी कक्षा में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, माने 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो संयोजकता वही होगी, संयोजकता वही हो जाएगी। 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा, 1 वाला का 1 होगा, 2 वाला का 2 होगा, 3 वाला का 3 होगा, 4 वाला का 4 होगा, 4। तो हई है बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, हई है संयोजकता। तो अगर 1 है तो संयोजकता 1, 2 है तो संयोजकता 2, 3 है संयोजकता 3, 4 है तो संयोजकता 4। लेकिन बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षक में अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो अब क्या करना है, 5 वाला का 3 होगा, संयोजकता 5 वाला का 3 काहे होगा, काहे कि जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए। तो 6 वाला में कितना जोड़ेंगे कि भाई 8 आना चाहिए, तो 2। तो 7 वाला में कितना जोड़ेंगे तो आना चाहिए 8, तो 1। यानी 8 में से इस 5 को घटा रहे हैं, 6 को घटा रहे हैं, 7 को घटा रहे हैं, यानी 8 में से क्या कर रहे हैं, घटा के मान लिख दे रहे हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। चलिए अब आशा करते हैं संयोजकता भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग को याद करना है, कुछ यौगिक का नाम है, उसका सूत्र है, इसको याद करना जरूरी है। जो जरूरी चीज़ें हैं शुरुआत में हम लोग उसको याद कर लेते हैं। देखिए, एक रासायनिक यौगिक का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, MgO, याद रखेंगे MgO, ठीक है, याद रखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4, याद रखना है। फिर है जिंक सल्फेट, तो इसका फॉर्मूला होगा ZnSO4। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग जो मिस्टेक हुआ है उसको हम यहाँ पे शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है ना। टाइपिंग थोड़ा उतना ढंग से नहीं आ रहा है हम लोग को करने, इसीलिए। आयरन ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O3, देखिएगा ध्यान से। उसी तरह ग्लूकोज है, तो इसको सबको याद किए होंगे, C6H12O6, याद किए होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका तो सब जनता है, CO2 होता है। फेरस सल्फेट, तो इसका होता है FeSO4, FeSO4। फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3। लेड नाइट्रेट, तो PbNO3, यहाँ 3 नीचे रहेगा, होल ट्वाइस रहेगा इस पे, बात समझे। लेड ऑक्साइड PbO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सिल्वर क्लोराइड, तो AgCl। उसी तरह कॉपर सल्फेट CuSO4,
4 नीचे रहेगा। आयरन सल्फेट FeSO4, तो इसका नाम याद कर लेना है, इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से। आगे जाके ये जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, चाहे अम्ल क्षार पढ़ेंगे, तो उनका यौगिक का नाम भी रहेगा और फॉर्मूला जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। और भी है, और क्या याद रखना है, जिंक सल्फेट तो ZnSO4, ठीक है, बेरियम सल्फेट तो BaSO4, एसिटिक अम्ल तो देखिए CH3COOH याद रखिएगा। फिर क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड तो NH3 और OH रहेगा, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH, जिंक सोडियम जिंकेट तो Na2ZnO2 ऐसे याद रखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट तो NaHCO3 रहेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो KOH, विरंजक चूर्ण तो CaOCl3 याद रखेंगे। अमोनियम क्लोराइड तो NH4 नीचे रहेगा 4, NH4Cl3। सोडियम बाइकार्बोनेट तो NaHCO3, कॉपर सल्फेट तो CuSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सब याद रखेगा, CaSO4 हाफ H2O रहेगा। जिप्सम तो CaSO4 2H2O, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। और यहाँ से देखिएगा आप कि ऑब्जेक्टिव में ये फार्मूला पूछा हुआ है, ऐसा ही नहीं हम आपके लिए लिख के लाए हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में फार्मूला पूछा गया है, उसका नाम क्या है, या उसका नाम दे दिया गया तो फार्मूला क्या है, या फार्मूला दे दिया गया था उसका नाम क्या है। तो इसीलिए आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है याद करना। ब्यूटेन, ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10, पेंटेन तो C5H12, ठीक ना। हेक्सेन, यहाँ पे हेक्सेन होगा, हेक्सेन तो C6H14, थोड़ा सा ई गड़बड़ा गया है। सोडियम क्या लिखें, अच्छा ये गलत हो गया है, इसको छोड़िए। सोडियम एल्यूमिनेट तो NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। क्लोरोफॉर्म बहुत फेमस है CHCl3, ठीक है। एथेनॉल तो CH3CH2OH एथेनॉल है। हाई एथेन हो गया तो एथेन का होता है C2H6। प्रोपेन हो गया तो प्रोपेन का होता है C3H8। मेथेन का हो जाएगा CH4। एथेन का तो 2 बार हो गया है, ये तो हो ही गया था एथेन ऊपर, तो याद रखना है। चलिए अब थोड़ा सा नाम याद रखेंगे कि भाई कुछ जो होते हैं उनका एक कॉमन नाम होता है और उसका रासायनिक नाम होता है, तब फार्मूला दिया गया है। तो कॉमन नाम जिसको जिप्सम कहते हैं उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, जिसका फार्मूला होता है ये। धोने वाला सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, उसका फार्मूला होता है ये बात बताया गया है। खाने वाला को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। विरंजक चूर्ण को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है। सुहागा इसको कहते हैं बोरेक्स, बोरेक्स को सुहागा कहते हैं, फार्मूला ये होता है। बूझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बूझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये फार्मूला यहाँ पे गलती है, CaOH का होल ट्वाइस होगा, ठीक ना। जो गलत होगा उसको सुधार दिया जाएगा। कॉली चूना कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। संगमरमर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। अम्लराज तो नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। HNO3 और HCl का अनुपात होता है, जिसमें 1 भाग HNO3 रहता है और 3 भाग HCl रहता है। इसको जब मिला दिया जाता है तो इसको कहा जाता है अम्लराज, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे क्या है, आगे और भी है, इसको याद रखना है। देखिए सिंदूर इसको कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS कहते हैं। नौसादर अमोनिया क्लोराइड NH4Cl होता है। गंधक
सल्फ्यूरिक अम्ल, अच्छा ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कहते हैं। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, याद रखिएगा। उजला थोथा, जिंक सल्फेट को उजला थोथा कहते हैं। हरा कशिश, फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहते हैं, FeSO4 होगा। अब देखिए श्वेत पोटास, पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत पोटास कहते हैं। कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक पोटास कहते हैं। नमक, सोडियम क्लोराइड को हम लोग नमक कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हटा देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। शक्कर यानी चीनी जो है सुक्रोज को बोला जाता है, तो C12H22O11 इसका फार्मूला होता है, तो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे में भी कुछ और है जिसको याद कर लेना है, यहाँ से चीज़ को देख के स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना, टाइम लगेगा इसीलिए ये इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है या वीडियो को रोक के पूरा फार्मूला को लिख लेना है। ठीक है, ध्यान से, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार हम कह रहे हैं, ये जरूरी है। ठीक ना, हर एक जगह आपको मिलेगा नहीं, जब मिल रहा है तो इसका हमको यूज करना है। तो आज का जो चैप्टर होता है यहीं से शुरू होता है। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होगी, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अब हम लोग शुरू करते हैं भाई रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ में दो तरह का परिवर्तन होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। यानी पदार्थ में दो तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। समझिएगा ध्यान से, एक का रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, और भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, ये भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से समझा देते हैं। जो भौतिक परिवर्तन होता है उसके कारण उसके मूल गुण में चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होगा किसी पदार्थ में तो उसका मूल गुण बदल जाएगा। जब किसी पदार्थ में केमिकल चेंज होगा तो वो नया हो जाएगा, अलग तरह का, लेकिन जब भौतिक परिवर्तन होगा तो नया नहीं होगा। जैसे मार्कर है, तोड़ के अलग कर दिए, तोड़ के अलग कर दिए, छोटा कर दिए, तो इसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का है, जैसे हम खाना खाएं, पच गया, एनर्जी मिल गया, श्वास ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, उससे शरीर को ऊर्जा मिल रही है, तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन को देखेंगे तो उसके कारण नया चीज़ बनता है। तो श्वास लेने से नया क्या बना है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनी। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो ये चीज़ है। तो पदार्थ में जो बदलाव होता है दो तरह का होता है, एगो रासायनिक परिवर्तन होता है और एगो भौतिक परिवर्तन। तो हमको यहाँ पढ़ना है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। तो पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन करने के लिए जिस प्रक्रिया का यूज करेंगे उसी प्रक्रिया को, उसी विधि को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया। या कहेंगे कि जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन किया जाता है तो रासायनिक परिवर्तन करने के लिए जो प्रक्रिया संपन्न की जाती है उसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझा गया? कहीं कहीं अभिक्रिया का जवाब गह पे प्रतिक्रिया भी देता है, तो यही कारण है। दूसरा है समीकरण, तो समीकरण को आगे सीखेंगे। तो किनको समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, पदार्थ में जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो पुराने बंधन टूटते हैं, नए बंधन बनते हैं, और नया बंधन बनने के कारण एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो कहा जाता है कि कोई रासायनिक क्रिया हुई है या अभिक्रिया हुई है। रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक क्रिया को एक रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी जब कहीं रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसको सूचित करने के लिए हम रासायनिक समीकरण का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अलग अलग प्रयोगशाला में लोग हैं, अपना अभिक्रिया
करा रहे हैं। प्रयोगशाला में बैठ के जो शोध करते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो जाके अपना प्रयोग लैब में कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है, जो पदार्थ भाग लेंगे उन्हीं में परिवर्तन होगा। तो जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम लोग अभिकारक कहते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। जो पदार्थ में परिवर्तन किया जाना है, ठीक है, तो उन पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। फिर क्या उत्पाद क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, यानी जब रासायनिक परिवर्तन किसी पदार्थ में हो जाता है, पुराना बंधन टूट जाता है, नया बंधन बन जाता है, नए तरह का यौगिक का निर्माण हो जाता है, तो जो नया चीज होगा उसी को उत्पाद कहते हैं। जैसा कि फिगर में दर्शाया गया, देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के परमाणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु है। ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है। तो देखिए ऑक्सीजन आपस में बंधन बनाए हैं, कार्बन बेचारा अकेले था। अब ये क्या हुआ? यहाँ अभिक्रिया, तीर जो है अभिक्रिया को दर्शाती है, तो अभिक्रिया हुआ, तो इनका बंधन, दोनों के बीच बंधन टूटा, और टूट करके बीच में क्या आ गया है? कार्बन आ गया है। तो कहने का मतलब है कि पहले ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन बंधन बना था, अब क्या है? ऑक्सीजन का कार्बन के साथ, कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ बंधन बना। तो ये जो अभिक्रिया हुई, एक नए तरह के गुण धर्म वाले पदार्थ बन गया, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। जिसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखिए इसमें क्या होता है? इन अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधन का टूटना और निर्माण होना शामिल होता है। जब तक कोई बंधन टूटेगा नहीं, तब तक नया बंधन बनेगा नहीं, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। तो एक जगह टूटेगा तो दूसरा जगह निर्माण होगा, ठीक है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पादों के गुण अभिकारक के गुण से भिन्न होते हैं। यानी कहने का अर्थ है, हई अभिकारक है, हई दोनों अभिकारक है, इन दोनों का जो गुण होगा, इससे अलग गुण वाला कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यानी हई जो होंगे, ये भाग लेने वाले पदार्थ हैं, इनको हम कहेंगे अभिकारक। अभिकारक, तो इनका जो गुण होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है उत्पाद। तो इनके गुण से क्या होता है? भिन्न होता है। बात समझा क्या? अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, H2 है हाइड्रोजन के रूप में, यहाँ पे O2 है ऑक्सीजन के रूप में। अब समझिएगा, ध्यान से समझने का है। अब इसमें हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन का परमाणु टूटा, इनमें से हाइड्रोजन का परमाणु टूटा। अब दो गो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, यहाँ एगो ऑक्सीजन है, इसके साथ ये टूट करके जुड़ गया है। तो बंधन टूट रहा है, फिर बंधन नया क्या हो रहा है? बन रहा है। तो जब तक बंधन टूटेगा नहीं, तब तक बंधन बनेगा नहीं। तो यही बताया गया है कि बंधन क्या होगा? टूटेगा और नया बंधन बनेगा। और साथ ही बताया गया, देखिए हाइड्रोजन गैस है, ये भी गैस है, ये दोनों आग, एगो लगता है आग, हाइड्रोजन में आग लगता है, ऑक्सीजन आग लगाने वाला चीज़ है, और जब दोनों मिल जाएगा तो पानी बन जाएगा, जो आग बुझाने का काम कर सकता है। तो इसका गुण पहले के गुण से क्या है? भिन्न है। हई दोनों गैस है, और जबकि हई द्रव है। तो नया वाला जो पदार्थ बनेगा, उसका गुण अभिकारक के गुण से भिन्न होता है, ठीक है। चलिए ये चीज बताया गया, आगे देखिएगा ध्यान से। कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों से उत्पाद में परिवर्तन के साथ विभिन्न विशेषताएं जुड़ी होती है। यानी जब अभिकारक से उत्पाद बन रहा होगा, तो उसमें से कुछ गुण होगा जो आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या होगा? यानी जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही होगी, तो कुछ ना कुछ चीजें परिवर्तन हो रहा होगा। अब क्या परिवर्तन हो रहा है? तो गैस का विकास नहीं, निकलना, गैसों का निकलना, उत्सर्जन होगा, ठीक ना, गैस का उत्सर्जन। तो कह रहे हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है कि वहाँ गैस का विकास नहीं होगा, गैस निकलती है, ठीक ना, गैसों का निकालना होता है, निकलती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस उत्पन्न होती है, ये कह रहा है। तो अब कह रहा है कि अब यहाँ पे समझने के लिए दिया गया, जब जिंक धातु को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए Zn है, जिंक है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया किया तो बना लिया जिंक सल्फेट, ठीक है, इसका विलयन बना लिया, और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल गई। जैसा कि इस दिखाया गया बीकर में से ये पाइप लगाया गया है ताकि बाहर निकल सके। यानी जिंक जो है
अगर हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो इस दौरान हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि हर एक जगह हाइड्रोजन गैस देखने को मिले, दूसरा अभिक्रिया होगा तो हो सकता है दूसरा गैस निकलेगा। जैसे देखिए अब क्या कहे, वॉशिंग सोडा को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएगा। देखिए वॉशिंग सोडा है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है। क्या निकला है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभिक्रिया यदि अभिकारक अलग अलग होंगे तो उत्पाद भी अलग मिलेगा। जरूरी नहीं कि एक ही चीज मिले, एक ही गैस हमेशा बाहर निकले। जब अभिकारक दोनों का अलग है तो भाई उत्पाद में जो गैस निकले वो भी भिन्न होगी। और एक और चीज है, याद रखिएगा, जो अभिकारक में तत्व के परमाणु हैं, जैसे इसमें जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फेट है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो वहीं अरेंज होगा इधर उधर। इधर आयरन नहीं है, अगर अभिकारक में आयरन नहीं है तो हमारा उत्पाद में कहीं भी आयरन नहीं होगा। अगर इसमें कार्बन नहीं है अभिकारक में तो इधर कार्बन नहीं होगा। एटम का अरेंजमेंट चेंज होता है, एटमें चेंज नहीं हो जाएगा। कार्बन है एक बार सल्फर नहीं मिल जाएगा, नहीं, कार्बन अरेंज होगा। जो अभिकारक में एटम मौजूद है वहीं आपस में अरेंज होते हैं, वहीं एक टूटेगा नया बनेगा। नया बनने का कदापि मतलब नहीं है कि कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा सल्फर बना देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका अरेंजमेंट चेंज होता है, बंधन टूट के नया बंधन बनते हैं, ठीक ना। ये चीज़ याद रखिएगा। नया का मतलब ये मत सोचिएगा जो नहीं है वो बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए फिर का रंग में परिवर्तन, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी भी होती है जहाँ क्या होता है कि जो पदार्थ है उसका रंग चेंज हो जाए, विलयन है उसका रंगे चेंज हो जाएगा। तो यानी अभिक्रिया होगी तो पहले तो गैस निकल सकता है, अलग अलग तरह की अभिक्रिया में अलग अलग तरह का गैस, रंग में भी चेंजिंग हो सकती है। जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है कि लाल जो होता है लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड लाल है, इसका फार्मूला लिखा गया है। को तेज गर्म किया जाता है, इसको हीट कर दिया गया तो बन गया यह पीले रंग का लेड मोनो ऑक्साइड बनाता है। जो पीबीओ है उसका रंग बदल गया। देखिए पहले लाल ऑक्साइड था, रेड ऑक्साइड था, किसका? लेड ऑक्साइड था लाल रंग का। अब का बन गया लेड मोनो ऑक्साइड बन गया जिसका रंग होता है येलो। तो जहाँ रासायनिक अभिक्रिया होगी वहाँ रंग में भी परिवर्तन हमको देखने को मिल सकता है। अब देखिए कॉपर कार्बोनेट का रंग हरा होता है, कुछ और अधिक गर्म किया जाता है, ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है तो एक काला अवशेष बनता है, ठीक ना। ध्यान से देखिए भाई कॉपर का कार्बोनेट है, इसका हरा रंग है, हरा, गर्म कर दिए, इसको हीट कर दिए, हीट करेंगे तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो कहने का मतलब है जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो भाई रंग में भी चेंजिंग हमको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? ये चीज़ें हैं। दूसरा याद रखना है। तीसरा क्या है भाई? तीसरा देखते हैं, कह रहे अवक्षेप का निर्माण। यानी अवक्षेप क्या होता है कि कुछ ऐसी अभिक्रिया होगी, ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसी अभिक्रिया हमको देखने को मिलती है जब, ध्यान से सुनिएगा, जब क्या होगा अभिक्रिया के दौरान कुछ ऐसे पदार्थ बन जाएंगे जो जल में घुलते नहीं हैं, वो जाके नीचे पेंदी में बैठ जाएंगे तो उनको अवक्षेपण कहते हैं। जल में जो घुलेगा नहीं उसको अवक्षेप कहते हैं। ये जो अभिक्रिया के दौरान मिलेंगे, हर एक अभिक्रिया में नहीं देखने को मिलेगा, कुछ अभिक्रिया में देखने को मिलेगा। अब देखिए जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या मिलता है, देखिएगा ध्यान से, तो चेंज होएगा, अवक्षेप बन गया। सिल्वर नाइट्रेट है, आई सोडियम क्लोराइड है, अभिक्रिया कर लिया। तो जब अभिक्रिया कर लेगा तो ध्यान से देखिएगा, हाई AgCl जो बना हुआ है ये व्हाइट कलर का, उजला कलर का अवक्षेप है, ठीक है ना। जो AgCl बना है वो सॉलिड स्टेट में है, जल में घुलनशील नहीं है, तो ये अवक्षेप है, पेंदी में जाके बैठ जाएगा। तो कब ये मिलता है? जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड बनता है जो कि अवक्षेप होता है। तो इतना बात हमको याद रखना होगा। चलिए अगला क्या है, फेरस सल्फेट के घोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में मिलाते हैं तो बनता है फेरस हाइड्रोक्साइड, और इसका जो रंग होता है गहरा जो होता है, गंदा लिख दिया है, हरा अवक्षेप का निर्माण करता है, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है कि ये है फेरस सल्फेट और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फेरस सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब का अवक्षेप बना यहाँ पे फेरस हाइड्रोक्साइड अवक्षेप बन गया,
और गंदा जो है ग्रीन कलर का धब्बा टाइप का ग्रीन कलर का अवक्षेप है का फेरस हाइड्रोक्साइड। तो कहने का मतलब है रिएक्शन अलग तो भाई अवक्षेप अलग, जैसे रिएक्शन अलग गैस अलग निकलता था उसी तरह से यहाँ भी होगा। और क्या चेंजिंग देखने को मिल सकता है? मिल सकता है ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही होगी तो दो तरह से ऊर्जा को हमको देखने को मिलेगा। कहीं अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत होगी तो कहीं अभिक्रिया के बाद ऊष्मा मिलती है। याद रखिएगा, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलेगा जिसको अभिक्रिया कराते समय ही हमको एनर्जी की जरूरत होगी, ऊर्जा की जरूरत होगी। हाँ, कभी कभी क्या होगा कि जब अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी तो संपन्न होने के बाद ऊर्जा मिलेगी हमको। तो देखिए पहला है ऊष्माशोषी जिसको एंडोथर्मिक कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा के अवशोषण होती है, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस समय हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी का चाहिए हमको जरूरत होती है। जैसे देखिए कॉपर और सल्फर, कार्बन और सल्फर को अभिक्रिया कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। तो पहले हमको ऊर्जा देना पड़ेगा यहाँ पे, तो उस तरह का अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माशोषी। देखिए साग सब्जियों का विघटन होकर के कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए यहाँ गलती से लिखा गया है, हमको यहाँ ऊष्माशोषी में नहीं लिखना चाहिए, ऊष्माक्षेपी में लिखना चाहिए। तो जब हम लोग क्या करते हैं, साग सब्जी जो गलता है पिघलता है उसके दौरान ऊर्जा मिलती है। कैसे पता चलेगा ऊर्जा मिलती है? कि गले सड़े पदार्थ को अगर हम पेड़ पौधे के पास रख देंगे तो उसकी मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाएगी और जहाँ रखे रहेंगे उस पौधे में विकास होगा। तो यानी एक क्या हो रहा है, अपना अपघटित करके ऊर्जा दूसरे को दे रहा है, ठीक ना। तो ऊष्माक्षेपी है, यहाँ पे गलती से लिखा गया है। प्रकाश ऊर्जा जैव रासायनिक प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए, हाँ देखिए ये ठीक है। जब कभी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कराने के लिए हमको क्या होती है? ऊष्मा की जरूरत होती है। कैसे? सूर्य की प्रकाश की ऊष्मा की जरूरत होती है। तो यानी प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। ये जो साग सब्जी जो सड़ गल रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, याद रखना है। चलिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा बाहर निकलेगी। जैसे मैग्नीशियम के तार को हम क्या करते हैं? जलाते हैं। तो मैग्नीशियम के तार को जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा और विशाल मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा बने, लाइट बहुत अच्छा निकलता है, चकाचौंध कर देता है और ऊर्जा भी इस दौरान निकलती है। उसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो भोजन जब पचता है तो कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट टूट करके क्या बनता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज शरीर के कोशिकाओं के ऑक्सीजन से मिल करके ऊर्जा हमको देता है। ग्लूकोज जब शरीर के कोशिका में जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन जो मौजूद होता है, ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन पहुँचा होता है, वो क्या करता है? वो ग्लूकोज के साथ मिल करके ऊर्जा देता है। यानी भोजन का पचना भी ऊष्मा कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये याद रखेंगे। अब देखिए ये क्या कह रहा है? पांचवा, अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होगा? ठोस वाला चीज द्रव में बदल जाएगा, द्रव वाला गैस में बदल जाएगा, गैस वाला ठोस में बदल जाएगा। यानी आपस में उनकी अवस्थाएं जो होती है चेंज हो जाती है। ऐसा भी हमको चीज देखने को मिलेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या हो रही थी ये चीज हमने जान लिया, ठीक ना। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण होता है जैसे कि अभिकारक है और उत्पाद है, उसमें क्या शामिल है उनको सूत्र के रूप में, संकेत के रूप में या शब्द के रूप में लिखेंगे ताकि हम कम जगह में आसानी से हम उस चीज को, अभिक्रिया को समझा सके। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं, ठीक ना। रासायनिक परिवर्तन के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन करने के लिए रासायनिक समीकरण बनाए गए हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के वर्णन करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए संक्षिप्त में शब्द लिखते हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं या संकेत लिख करके उस अभिक्रिया को दर्शाया जाता है ताकि कम जगह में, कम समय में उसको प्रदर्शित किया जा सके, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जा सके, बताया जा सके, इसी को वर्णन कहते हैं। और एक रासायनिक समीकरण अभिक्रिया रासायनिक
रासायनिक समीकरण अभिक्रिया करने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद को जोड़ता है। रासायनिक समीकरण दोनों के बीच रिलेशन को बैठाता है। बात समझ में रहे? चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ जिंक क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया किया, तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया किया तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ है। तो यह जो है अभिक्रिया रासायनिक समीकरण का संक्षिप्त रूप है, यानी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप ही रासायनिक समीकरण होगा। रासायनिक अभिक्रिया को छोटे से चीजों में संक्षिप्त शब्दों में हम लोग दर्शाएंगे तो उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, रासायनिक समीकरणों के प्रकार, यानी जो रासायनिक समीकरण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है शब्द समीकरण। शब्द क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद को जब शब्द के रूप में लिख करके प्रदर्शित किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जलकर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बना, तो हम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिख दिए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर दिया था, धन जोड़ करके ऑक्सीजन लिख दिए, फिर एरो दे करके भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है उसको लिख दिए। यानी शब्द के रूप में लिखना क्या कहलाता है, शब्द समीकरण। ठीक ना। इसी प्रकार जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाई जिंक है, अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखे तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिखा गया है, उल्टा हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया है। जिंक लिख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हो जाएगा। ठीक ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिक्रिया करेगा तो बना दिया ZnCl2 और प्लस H2। यहाँ दूसरा है जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से अभिक्रिया किया तो बना दिया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो शब्द के रूप में लिख देंगे तो उसको कहेंगे शब्द समीकरण। अब इसी को फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे। ठीक ना। हाँ, एक और चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, अभिकारक हमेशा एरो के बाईं तरफ होगा। ठीक ना। और जब दो अभिकारक के बीच माने दो अभिकारक होगा तो उनको धन चिन्ह के साथ अलग किया जाता है। जैसा कि इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ अभिकारक ये दोनों हैं तो दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पे प्लस लिखा गया है। और जब उत्पाद बन रहा होगा तो ये एरो जो है, एरो के पहले जो होगा वो अभिकारक होगा। एरो के पहले क्या होगा, अभिकारक। एरो के पहले अभिकारक, एरो के बाद जो होगा उत्पाद होगा। अगर उत्पाद में भी दो यौगिक है, दो बन रहा है तो उसको भी धन चिन्ह के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक ना। उनको भी धन चिन्ह के द्वारा अलग किया जाएगा। तीर जो है, तीर बताता है कि इसके इधर बाईं तरफ भाई अभिकारक है और दाईं तरफ उत्पाद है। तीर बेसिकली अभिक्रिया को बताता है कि भाई अभिक्रिया हो रही है, संपन्न हो रही है, यही चीज है। अब है प्रतीक समीकरण। प्रतीक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों को संकेत के रूप में लिखना, सूत्र के रूप में लिखना या किसी सिंबल के रूप में लिखना ही प्रतीक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से तो हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन में मैग्नीशियम अभिक्रिया किया तो भाई ऑक्सीजन का O2 है और मैग्नीशियम का Mg है, तो इसको सूत्र के द्वारा में लिख दिए, संकेत के द्वारा में व्याख्या कर रहे हैं, तो ये जो होगा ये प्रतीक समीकरण होगा। ठीक है, प्रतीक समीकरण कहता है, सांकेतिक समीकरण भी कहते हैं इसको। ठीक ना। अब है जो रासायनिक अभिक्रिया होती है दो प्रकार की होती है, एक होता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, एक होती है असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो पहले असंतुलित जानते हैं। असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, जब अभिकारक और उत्पाद में मौजूद तत्व के दोनों ओर के तत्व की संख्या बराबर नहीं हो। जैसे अभिकारक में दो हाइड्रोजन है और उत्पाद में एक ही हाइड्रोजन है तो बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं हो गया तो उसको असंतुलित या कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। ध्यान सुनिएगा, जब हमारा देखिए मैग्नीशियम है यहाँ पे समझाने के लिए, तो यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है तो ठीक है बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन इधर दो है इधर एक है, यानी जो जो अभिकारक में तत्व मौजूद है उन सभी तत्वों के परमाणु की संख्या उत्पाद में भी बराबर होनी चाहिए, तो उसको कहेंगे संतुलित। अगर बराबर नहीं होगा तो उसको कहेंगे असंतुलित। तो देखिए मैग्नीशियम तो ठीक था, बराबर था, लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ है, इधर दो है इधर एक है, होना चाहिए सब का सब बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो कहेंगे संतुलित। यहाँ बराबर नहीं है तो असंतुलित समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। बात समझा गया? चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए यहाँ 2 mg लिखा गया है, 2 mg यानी मैग्नीशियम 2 है, और देखिए O2 ऑक्सीजन भी 2 है। इसी तरह उत्पाद में चलेंगे तो 2 MgO का मतलब का है, इसका समझिएगा 2 आगे जब लगा रहता है तो इसके पीछे जितने भी अणु होंगे, तत्वों के परमाणु होंगे, सब 2 गुना हो गया, तो Mg 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। तो देखिए Mg भी 2 है, इधर भी Mg 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक तत्व का देख रहे हैं, जो जो तत्व अभिकारक में है उन तत्व उत्पाद में भी है और उनकी संख्या भी बराबर है दोनों पक्ष में, अभिकारक और उत्पाद में। तो इसको कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। बात समझा गया? अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों करते हैं? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का हमको पर्पस है कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है भाई? तो अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तो जब कुल द्रव्यमान बराबर होगा तबे जानेंगे कि सही है, अगर नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित हम हीट एंड ट्रायल मेथड यानी गैस मेथड द्वारा कहेंगे। गैस करके अनुमान लगाते हैं, और अनुमान लगाएंगे तो उसके आगे में कोई संख्या से गुणा करेंगे। जो यदि विषम संख्या है तो उसको सम संख्या में बनाने का प्रयास करेंगे। जो ज्यादा बड़ा है उसको सबसे पहले बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज थोड़ा कुछ टेक्निकल चीज होता है, उसको हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए कुछ उदाहरण ले रहे हैं, इसको किया नहीं गया है, इसको हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला जो है, ध्यान से देखिएगा, पहले समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितना है। देखिए आप ही बताइए हाइड्रोजन कितना है? इधर कितना है? 1 है, इधर 2 है, तो हाइड्रोजन कब हो गया? 3 गो, यानी अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 3 हो गई। 2 गो यहाँ पे देखिए 2 से गुणा है ना, तो जब 2 बाहरी लिखा गया है तो इतना याद रखिएगा कि जो चीज बाहर है वो कोष्ठ के अंदर जो भी तत्व के परमाणु होंगे वो सब उतना गुना होंगे। ठीक है, तो 1 गो हाइड्रोजन यहाँ, 2 गो यहाँ, तो कब हो गया? 3 गो हो गया। जब 3 गो हो गया तो इधर हम हाइड्रोजन खोजेंगे 3 गो है कि नहीं। तो देखिए हाइड्रोजन कौ गो है? 2 गो है। इधर तो हाइड्रोजन नहीं है, इधर हाइड्रोजन 2 गो है। तो 2 गो है तो भाई तो गड़बड़ है, होना चाहिए 3 गो, या होना चाहिए मैंने 2 गो, तो गड़बड़ है। तो इसको संतुलित करना है। NO3 देखेंगे, NO3 एक बार में है, NO3 यहाँ होल ट्वाइस दे दिया गया है, NO3 2 बार। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? NO3 को बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर देते हैं। जैसा ही 2 से गुना हुआ हाइड्रोजन भी 2 गो हो गया, 2 गो हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 गो हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 4 गो हाइड्रोजन हो गया। और देखिए इधर हाइड्रोजन 2 गो था, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन कब हो जाएगा? बताइए, जवाब दीजिए। हाइड्रोजन भी 2 गो हो जाएगा। तो 2 दूनी के 4 गो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाई दुआवा जितना रहेगा आगे उसमें गुणा हो जाता है, यानी जो चीज आगे लिखेंगे इधर जितना तत्व होगा उतना गुना कर देगा। 2 है तो 2 गुना कर दिया। अगर यहाँ 3 रहेगा तो 3 गुना हो जाएगा, 4 रहेगा तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं भाई। हाइड्रोजन 4 गो, इधर भी हाइड्रोजन 4 गो। NO3 2 बार है, देखिए NO3 2 बार है। कैल्शियम 1 बार है, कैल्शियम 1 बार है। तो सब बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन मिलाते हैं, ऑक्सीजन को मिलाइए ना। 3 दूनी के 6 और 6 2 8। देखिए 3 दूनी के 6 और 6 2 8। हाई देखिए 3 दूनी के 6 और 2 8, तो बैलेंस हो गया। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है। ये क्या किया जा रहा है? अनुमान लगाया जा रहा है। अनुमान विधि द्वारा इसको हल किया जाता है, उसी को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। चलिए आगे देखते हैं। इधर सोडियम का गो है 1 गो, इधर सोडियम का गो है 2, तो 2 से गुणा करेंगे तो सोडियम का गो हो गया 2 गो हो गया। जैसा ही सोडियम 2 गो हो गया तो हाई ऑक्सीजन 2 गो बढ़ गया, हाइड्रोजन 2 गो बढ़ गया। तो इधर हाइड्रोजन का हो गया 2 और 2 4। देखिए हाई 2 और हाई 2 4 गो। इधर हाइड्रोजन का गो है 2 गो है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 गो। जैसा ही हाइड्रोजन 4 गो हुआ तो हाई ऑक्सीजन भी तो 2 गो बढ़ गया,
ऑक्सीजन को बढ़ गया 2 गो। तो अब देखिए ऑक्सीजन इधर को है तो 2 4 6 गो, इधर ऑक्सीजन को है मिलाइए है 2 और 4 6 गो। सल्फर का है 1 गो, सल्फर का है 1 गो, बैलेंस हो गया। बी नंबर भी ठीक है। और देखते हैं, और देख लेते हैं। यहां पे सोडियम का है भाई 1 गो, यहां पे सोडियम 1 गो, ठीक है। क्लोरीन का है 1 गो, क्लोरीन का है 1 गो। एजी का है 1 गो, एजी का है 1 गो। तो ये तो बैलेंस है भाई, NO3 एक बार है, NO3 एक बार है, तो ये तो पहले ही से संतुलित है, हाई वाला को तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, करे बेरियम 1 गो है, बेरियम 1 गो है। क्लोरीन 2 गो है, क्लोरीन यहाँ पे एक ही था, तो ये 2 से गुणा कर देंगे तो क्लोरीन 2 गो हुआ और साथ में हाइड्रोजन 2 गो हुआ, हाइड्रोजन 2 गो है, ये है, तो ये तो बैलेंस है। सल्फर 1 गो, सल्फर 1 गो, हाई जो है O4, O4, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो इधर वाला तो हम कर दिए, आपको HW में आपको दिए हैं, हाई बना लीजिएगा भाई, ये आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। ये इसलिए रखे हैं कि कुछ चीजें आप भी बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, वीडियो को रोक करके सॉल्व कीजिए, बनाइए, तभी ना आएगा। हम पूरा बना देंगे तो आप कैसे सीखेंगे, किस चीज पर सीखेंगे? तो इसको सीखने के लिए अपने से गुणा करना है, कोफिशिएंट लगाना है और देखना है कि दोनों ओर तत्वों की संख्या बराबर हो रही है कि नहीं। नहीं होगा तो अगला जो चैप्टर पढ़ाने से पहले जो होमवर्क हम दिए हैं उसको हम बना देंगे। ठीक है, चलिए अब है अवस्था के चिन्ह को लिखना। हाँ, जब रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो अभिकारक और उत्पाद को, अभिकारक और उत्पाद में जो जो पदार्थ शामिल होते हैं उनकी अवस्था को भी दर्शाया जाता है। और यदि कोई ठोस है, देखिए ध्यान से, तो उसके साइड में लिख देते हैं एस, यानी कोई अगर पदार्थ द्रव होगा तो उसके लिए एल लिखते हैं छोटा सा नीचे में, और अगर गैस होगा तो जी, और जलीय विलयन होगा तो ए क्यू। यानी कोई पदार्थ की उसकी अवस्था भी रासायनिक समीकरण लिखते समय लिखा जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन हमको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में प्राप्त हो सके। कभी कभी अभिक्रिया में जो गैस निकलता है तो जो भी गैस होगा उसको ऊपर दर्शा देते हैं कि भाई गैस से ऊपर उड़ जाएगा। अगर अवक्षेप बन रहा होगा तो उसको डाउन एरो के द्वारा दर्शाया जाता है नीचे की ओर, ताकि इससे पता चल जाएगा कि भाई अवक्षेप है, जल में घुलनशील नहीं है, इसीलिए नीचे बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें रासायनिक समीकरण लिखते समय ध्यान देना होता है, लिखा जाता है इस चीजों को। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि देखिए फिगर में दर्शाया गया है, देखिए ध्यान से देखिए, सोडियम ए से लिखा गया है, यहां पे क्या लिखा गया है एस, देखिएगा। तो ए से इसलिए लिखा गया है ताकि पता चले कि सोडियम सॉलिड स्टेट में है। और H2O के साइड में लिखा गया है एल, तो भाई इससे पता चल रहा है कि H2O लिक्विड है, द्रव है। उसी तरह से यहाँ NaOH के साइड में लिखा गया है AQ, जैसे पता चल रहा है कि सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है वो जलीय विलयन के रूप में है। तो कहने का मतलब है रासायनिक समीकरण लिखते समय हम पदार्थ के नीचे में छोटा सा उसकी अवस्था दर्शाने के लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ पे अवक्षेप बन रहा होगा, तो यहाँ पे जब अवक्षेप बना तो यहाँ पे डाउन एरो दर्शाया गया, यहाँ भी अवक्षेप बना डाउन एरो, लेकिन जब गैस निकला तो अप एरो का चिन्ह भी दिया गया है। तो ये सारा चीज रासायनिक समीकरण लिखते समय लिखा जाता है। बात समझ गया? अब देखिए अवस्थाओं को, प्रतीकों को लिखने का मतलब क्या पता चलता है कि भाई क्यों लिखा जाता है, इसकी अवस्था को दर्शाने का क्या महत्व है। तो देखिए सबसे अधिक महत्व होता है कि भाई किसको दर्शाने के लिए कि भाई इससे पता चलेगा कि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है, ये पता चलता है कि उत्सर्जन वाली है यानी ऊष्मा शोषी है कि ऊष्मा छेपी है, ये साथ में उदाहरण के लिए समझाया गया है। देखिए यहाँ 572 किलो जूल ऊर्जा निकल रही है और जबकि यहाँ 44 जूल ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, ये दोनों गैस है, अभिक्रिया किया लिक्विड बना, हर दोनों गैस है, अभिक्रिया करना भाप बन गया, वेपर बन गया। तो भाई इससे पता चलता है कि एनर्जी जो उत्पन्न हो रही है कम उत्पन्न हो रही है कि ज्यादा उत्पन्न हो रही है।
बना उत्पाद दोनों सेम है, लेकिन भाप बनेगा तो एनर्जी कम मिलेगा, लेकिन अगर ये द्रव बन रहा है तो एनर्जी ज्यादा मिल रही है। दोनों अभिक्रिया देख लीजिए, बढ़िया से देख लेना है, देख के जाओ। तो लिखने का महत्व है, हर एक चीज का महत्व है। अगर ये नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिक्विड यहाँ पे गैस, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस दौरान ऊर्जा ज्यादा मिलेगी कि नीचे वाला ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। तो अवस्था लिखते समय हमको बहुत माने ये सोचकर ये लिखा गया है, समझाया गया है, ठीक ना। उत्पाद सेम है, दोनों में जल है, वेपोराइज है एक। चलिए, रासायनिक समीकरण की विशेषता। भाई रासायनिक समीकरण की क्या विशेषता, रासायनिक समीकरण को हमको क्यों लिखते हैं? तो पहला कह रहा है कि भाई जो तत्व शामिल होगा उसके बारे में जानकारी हो गया, कि भाई लिख रहे हैं तो पता चल गया कि कैल्शियम है, लिख रहे हैं तो पता चल गया कार्बन है, लिख रहे हैं तो पता चल गया ऑक्सीजन है। तो जो जो तत्व के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में है वो पता चल जाते हैं। दूसरा चीज पता चल रहेगा उनका अणु सूत्र क्या है। भाई अब कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉर्मूला लिख दिए तो उसका अणु सूत्र पता चल गया। जल है तो H2O लिख दिए तो उसका अणु सूत्र पता चल जाएगा। फिर है अभिकारक और उत्पाद के भार की जानकारी। जब हम ऐसे लिखेंगे जल, तो जल का तो भार नहीं पता है, लेकिन अगर हम H2O लिखेंगे तो हम उसका भार ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज है। 2H2 है कि H2 है, जल लिख दिए तो इसे पता नहीं चल रहा है कितना जल की मात्रा है, लेकिन 2H2 है कि H2 है, इससे मोलों की संख्या भी पता चल जा रही है, भार भी निकल जा रहा है। तो इससे पता चलेगा यदि कोई अभिकारक या गैसीय अवस्था में है तो उसका आयतन भी ज्ञात किया जा सकता है। भाई क मोल आयतन है, ठीक है, आयतन भी निकाल सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से संयोजकता के बारे में जानकारी मिल सकती है कि उसकी वैलेंसी 1 है कि वैलेंसी 2 है, ये पता चल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, जब मैग्नीशियम के साथ जाएगा अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, यहाँ पे 2 शिफ्ट हुआ है, तो संयोजकता के भी मालूम चल जाती है। तो ये सारा चीज फायदा है। सभी रासायनिक अभिक्रिया एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होती है, जिसको हम लोग 273 जो बोलते हैं केल्विन, नॉर्मल टेम्परेचर 273 केल्विन को बोलते हैं, और एक वायुमंडलीय दाब पे संपन्न होती है, ठीक है। अब देखिए माने अधिकांश रासायनिक समीकरण की सीमाएं, आओ रासायनिक जब समीकरण हम लिखते हैं तो क्या नहीं मालूम चलता है। तो देखिए क्या नहीं मालूम चलेगा, हम लोग उसकी भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए ठोस, द्रव, गैस, नहीं, ये चीज गलत लिख दिए हम। उसकी भौतिक अवस्था के बारे में तो हम लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग को ये पता नहीं चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया आधा संपन्न हुई है, पूरी संपन्न हुई है कि समाप्त हो गई है, तो ये चीज नहीं पता चलेगा। यानी अभिक्रिया की गति और अभिक्रिया के समय कब तक चलेगी ये भी नहीं पता चलेगा। सांद्रता के बारे में नहीं पता चलेगा। अभिक्रिया लिखते समय तापमान, दाब के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो सकेगी, कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, ये चीज जानकारी नहीं मिलती है। अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा शोषी है कि छेपी है ये भी नहीं पता चलता है। अभिक्रिया समीकरण के दौरान ये नहीं पता चलता है कि उत्क्रमण ये है, अणु उत्क्रमण, ये पता चल जाएगा। भाई ये पता चल जाएगा। माने कुछ चीजें इसमें से गलत टाइप हो गया है, उसको सुधार लेना है, हम बता दिए। चलिए अब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया। एक एक करके देखते हैं, ठीक ना। पहला है योगात्मक कहिए या संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। योगात्मक या संयोजन, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक मिल करके एक बनाएगा, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु मिल करके एक बनाएंगे, तो उनको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संश्लेषण अभिक्रिया भी यही होता है, कुछ थोड़ा सा अलग होता है, जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन सभी संश्लेषण अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया नहीं होती है। काहे नहीं होती है? लेकिन सभी संयोजन अभिक्रिया संश्लेषण अभिक्रिया होगा, सभी संश्लेषण संयोजन अभिक्रिया होती है। माने ये संश्लेषण अभिक्रिया है तो संयोजन अभिक्रिया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी संयोजन अभिक्रिया, यानी ये संयोजन अभिक्रिया है तो जरूरी नहीं है कि संश्लेषण अभिक्रिया होगा। अब काहे कि उत्पाद के रूप में केवल एक ही पदार्थ बनता है। इसमें क्या होता है, संयोजन में हमेशा एक ही पदार्थ बनेगा, जबकि संश्लेषण में हो सकता है दुयुग बन जाए,
तो ये चीज रहता है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, कितने प्रकार से बनता है संयोजन अभिक्रिया। देखिएगा ध्यान से, संयोजन अभिक्रिया कितने प्रकार से बनता है। तो दो गो अणु मिलके एगो यौगिक बनाया, सब में यही है, दो गो पर तत्व का अणु मिल रहा है, परमाणु मिल रहा है, एगो नया बना रहा है। देखिए दो गो, यहां देखिए दो तत्वों के परमाणु मिल रहे हैं, आई दो तत्वों के अणु मिल रहे हैं, या दो गो यौगिक मिलके एगो यौगिक निर्माण करेगा। यहां देखिए एगो यौगिक है, एगो अणु है, मिल करके एक ही बनाएगा। तो ये तीन प्रकार से संपन्न होती है, ये दर्शाया गया है संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण आपके सामने है। अब देखिए अपघटन कहते हैं, या इसी को कहीं कहीं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, कोई पदार्थ जो है वो उसमें से कोई भाग टूट जाएगा दूसरे परमाणु से, और उसका स्थान पे दूसरा कोई शिफ्ट हो जाएगा। यानी अधिक क्रियाशील जो है तत्वों के परमाणु किसी यौगिक के कम क्रियाशील परमाणु को हटा देंगे और अपने जाके जमा हो जाएंगे। जैसे कि इसमें है, देखिए यहां पे देखिएगा, ये क्या हो रहा है, दो भाग में टूट जा रहा है। सॉरी गलत बता दिए, ये गलत बता दी, हम वो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं उसको, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या है कि एक तत्व का एक यौगिक होगा, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा। देखिए तोड़ने के लिए हमको तीन गो चीज की आवश्यकता होती है, तीन तरह से टूट सकता है। उष्मा के कारण टूटेगा तो उष्मीय अपघटन कहेंगे, विद्युत धारा के कारण टूटेगा तो विद्युत अपघटन कहेंगे, प्रकाश के कारण टूटेगा तो प्रकाश अपघटन कहेंगे या प्रकाश वियोजन कहेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये किस प्रकार होता है, तो उष्मा देने के कारण होता है। हाई है H2O, जल दे देंगे, जल में धारा प्रवाहित करेंगे तो ये टूट जाएगा। ये है प्रकाश AgBr AgCl को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये दो भाग में टूट जाएंगे। तो जब कोई पदार्थ दो भाग में टूटता है तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो भाग में टूट जाएगा उसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपघटन अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक अपने तत्व को विघटित हो जाते हैं। और अच्छा ये दो बार लिखा गया, वही चीज दो बार लिखा गया, हमसे वही चीज दो बार लिखा गया है। सभी विश्लेषण अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया होती है, लेकिन सभी अपघटन अभिक्रिया विश्लेषण अभिक्रिया नहीं होती, इसको याद रखना है। अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है, याद रखेंगे। अभी जो वियोजन अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। देखिए उसमें क्या होता है, दो गो मिल के एगो बन रहा था संयोजन में, इसमें क्या हो रहा है कि एगो दो भाग में टूट रहा है। तो भाई ठीक विपरीत है ये है। अब विस्थापन अभिक्रिया, इसमें जो पहले बता दिए थे कि क्या होगा कि देखिए ध्यान से देखिए, यौगिक का यौगिक है, इसमें कोई अणु आकर के इसमें से जो कमजोर होगा उसको हटा देगा, अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, उसको बाहर ही फेंक दिया। तो ये किस आधार पे होती है, क्रियाशीलता के आधार पे, धातुओं की क्रियाशीलता है। यहाँ पे हाइड्रोजन रख लेना है, हाइड्रोजन, ठीक ना, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ आयरन के बगल में, आयरन के नीचे हाइड्रोजन, याद रखना है। जब हम ऊपर जाते हैं तो क्रियाशीलता ज्यादा, नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता कम। तो ऊपर वाला यदि रहेगा और नीचे वाला है तो ऊपर वाला चीज नीचे वाले को हटा देगा, यानी ऊपर वाला अधिक क्रियाशील है, नीचे वाला कम क्रियाशील है। जैसे जिंक, तो जिंक हमारा कहाँ है, जिंक है यहाँ पे। आयरन के ठीक नीचे बोले थे हाइड्रोजन, आयरन के ठीक नीचे, तो हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिया, खदेल दिया, अपने आके जमा हो गया। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया, यानी किसी यौगिक से अधिक क्रियाशील परमाणु उसके जो कम क्रियाशील परमाणु है यौगिक में, उसको हटा करके अपने शिफ्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जैसे देखिए आयरन है, कॉपर को बगेट देगा, बगेट के अपने जमा हो जाएगा, ठीक ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में जो मूलक होते हैं, धन मूलक और ऋण मूलक, अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं। जब स्थान अदला बदली कर लेते हैं, धनायन और ऋणायन आपस में स्थान अदला बदली कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये सोडियम है, ध्यान से देखिएगा, ये सोडियम NO3 के साथ जुड़ गया, ये जो AgCl है, Ag है उस Cl के साथ जुड़ गया। तो सब एटम अपना धनायन ऋणायन एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं।
आयन अपना स्थानांतरण कर लेते हैं। देखिए बेरियम है, यह क्लोरीन के साथ जुड़ा था, अब जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ। Na2 जो है ये जुड़ा था सल्फेट के साथ, चल जाएगा क्लोरीन के साथ। तो इसमें क्या हो रहा है, आयन का स्थानांतरण हो रहा है। तो आयन का जो स्थानांतरण हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जैसे कि यहां भी दर्शाया गया है। एक है उदासीनीकरण अभिक्रिया, देखिए इसको छूट गया है, यहां पे बता देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया टाइप छूट गया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए इसको अम्ल क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई अम्ल होगा वो क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाता है और साथ में जल बनाता है, लवण और जल। जैसे अम्ल है तो HCl अम्ल है, क्षार है NaOH क्षार है, अभिक्रिया करेगा तो NaCl बना लेगा और H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया संपन्न हुई रही है तो इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की अभिक्रिया हो गई। ठीक है, 5 प्रकार की। एक और चीज होता है आक्सीकरण। आक्सीकरण क्या होता है कि जब कोई तत्व के साथ या परमाणु के साथ या यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। देखिए या हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इसमें से हाइड्रोजन अलग हो गया, यहां से हाइड्रोजन अलग हो गया, तो हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण मूलक लिखे होंगे, ऋण मूलक का लाभ होगा, ऋण मूलक और जाके जुड़ जाएगा। हाई ऋणायन है ना Cl, और Cl और जाके बढ़ गया, Cl जाके क्या हो गया, बढ़ गया। हाई दोनों आपस में धन आयन था, ये अलग था ये अलग था, अब दोनों एक के साथ हो गया, ऋण मूलक क्या हो गया, बढ़ गया। तो कहीं भी ऋणायन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसको कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इलेक्ट्रॉन हटने लगेगा तो उसको कहेंगे अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन हटेगा, याद रखना है। हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है, देखिए हाइड्रोजन क्या हुआ है, जुड़ गया है। तो हाइड्रोजन पोटेशियम के साथ जुड़ गया है तो इसका मतलब अपचयन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन का लाभ हो रहा है। देखिए क्लोरीन के साथ जुड़ गया है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, यहाँ C2H4 था फिर 2 को जुड़ गया है तो 6 हो गया। तो हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन निकलेगा, या ऑक्सीजन निकलेगा तो कह सकते हैं ऐसे भी कि भाई इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन कम होगा तो धनायन का कहेंगे बढ़ जाएगा। तो ये चीज होता है अवकरण अभिक्रिया में। अवकरण में देखिए धन मूलक बढ़ जाएगा, धन मूलक क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, धन मूलक बढ़ जा रहा है। देखिए क्लोरीन के साथ एगो HCl था, Hg था, अब इसी क्लोरीन के साथ 2 हो गया है। कॉपर देखिए एगो था पहले कॉपर, यहाँ पे 2 कॉपर हो गया है तो बढ़ रहा है, धनायन बढ़ रहा है। ऑक्सीजन देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ हट गया है। ऋण मूलक में कमी होगी, धन मूलक में वृद्धि होगी, ठीक ना, याद रखना। अवकरण में रेडॉक्स अभिक्रिया कहाँ कहा जाएगा, तो रेडॉक्स अभिक्रिया जहां पे ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथे साथे हो रहा है। देखिए कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन हट गया, तो जब ऑक्सीजन हट गया तो अवकरण यानी अपचयन होगा। अरे भाई अपचयन होगा। और देखिए यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, अब जुड़ गया तो ये ऑक्सीकरण होगा। तो दोनों जब एक के साथ होता है तो उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। लिखा गया है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे है। आगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी पदार्थ के दौरान ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑक्सीकृत कहा जाता है, और किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो अपचयित कहा जाता है। ऑक्सीकृत कब कहा जाएगा, जब ऑक्सीजन बढ़ जाए। ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो ऑक्सीकृत कहेंगे, ऑक्सीजन हट जाएगा तो अपचयित कहेंगे। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उस पदार्थ को ऑक्सीकरण कर देते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा दूसरा से और करके क्या करेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर देगा। ये कौन कौन पदार्थ है इसका नाम याद रखना है, काहे कि पूछा जाता है कि भाई निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन है, ओजोन है,
पोटेशियम परमैग्नेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, या हाइड्रोजन परऑक्साइड है, फ्लोरीन है, सांद्र HNO3 है, तनु H2SO4 है। तो ये उदाहरण आपको याद रखना हो पड़ेगा। ठीक है, कौन सा ऑक्सीकारक है? देखिए अवकारक उसी तरह से, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ऑक्सीकृत होता है। वो ग्रहण करता था, ये क्या करेगा? त्याग करेगा। तो त्याग करने वाला कौन है भाई? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन है, टीन है, क्लोराइड है, टीन क्लोराइड है। ये अवकारक है। ये पूछा हुआ है निम्न में से कौन सा अवकारक है। तो आपको यह उदाहरण याद रहेगा तब ना, तो उदाहरण याद करना है। ठीक है, आगे क्या है? हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का उपयोग क्या है? तो हम लोग दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का उपयोग कहाँ करते हैं? आग जलाते हैं। तो आग जलाते हैं तो बिना ऑक्सीजन के थोड़े आग जलेगा। तो भाई ऑक्सीकरण का उपयोग है, तो उसको दहन कहते हैं। कोई भी पदार्थ अगर जल रहा है, उसमें से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। तो दहन करबे करते हैं। कोई भी ईंधन है, खाना पकाते हैं, बहुत सारा चीज़ करते हैं, तो दहन होगा। ठीक ना? अब मिट्टी का तेल है, कोयला है, लकड़ी है, आदि सब चीज़ का हम लोग दहन करते हैं। प्राकृतिक गैस है, तो ये हमको मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प मिलेगा। इसी तरह ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन का भी दहन करते हैं। LPG का मुख्य जो घटक होता है ब्यूटेन होता है। तो ये याद कर लेना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि LPG का मुख्य घटक क्या है। सभी दहन के फलस्वरूप हमको क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। इसलिए दहन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा। कोई भी चीज जलाएंगे तो उसमें हमको प्राप्त होगा, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा। या मानव के शरीर में जो ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, या जो भी चीज होता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये भी क्या है? मानव के शरीर में भी एक भट्टी है जो उसको गला करके, उसको तोड़ तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त कराती है। तो शरीर के अंदर भी ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ये चीज है। सभी दहन ज्वाला नहीं होते, मूलतः ऑक्सीकरण के साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए कहने का मतलब है, कोई चीज लहक रहा है तो उसमें जरूरी नहीं है कि क्या होगा? ज्वाला उत्पन्न होगा। कोयला देखें लहकता है, बम बमा के नहीं ना लगता है, लेकिन पूरा लहकाएंगे, बहुत कागज वगैरह लगाएंगे तो पूरा एकदम लहर बनाता है। तो वही चीज है, ज्वाला नहीं बनाता है, जरूरी नहीं है। उसमें से जरूरी है प्रकाश निकलेगा, उसमें से जरूरी है भाई ऊष्मा बाहर निकलेगी। ठीक ना? श्वसन, श्वसन भी जो है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन भी क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन के दौरान जो है हमको, हमारे सेल को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्वसन के कारण ही हमारे सेल को क्या प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक ना? ये याद रखेंगे। रक्त के माध्यम से जाता है, कोशिकाओं होमोग्लोबिन से लाखों कोशिकाओं से जुड़ी रहती है, यानी सबको ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ग्लूकोज का दहन होता है। ठीक ना? ग्लूकोज के दहन के फलस्वरूप क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल उत्पन्न होता है। चूंकि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी की प्रकृति है, इसलिए श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। और ऊर्जा जो मुक्त होगी हमारे हृदय के मांसपेशियों में जाती है, हर एक जगह माने संपन्न होती है। याद रखना है। मछलियां जो है गल्फर के माध्यम से ऑक्सीजन दहन के हानिकारक, शरीर को गर्म रखने के लिए, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दहन की उपयोगिता की चर्चा, दहन के लिए हानिकारक प्रभाव भी है। हाँ, प्रदूषण के कारण दहन अभिक्रिया परिणाम स्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ देखिए, जो चीज जलता है, बहुत सारा चीज ऐसे जलता है जिससे हानिकारक गैसें निकलती है। तो जब हानिकारक गैसें निकलेगी तो हमारे वातावरण को दूषित करेगी। तो जब दूषित करेगी तो वो हमारे लिए भाई हानिकारक है। तो दहन जरूरी नहीं लाभदायक है। शरीर के अंदर भोजन को पचा रहा है तो भाई लाभदायक है। लेकिन अगर हम लोग पुअरा जला रहे हैं, कागज जला रहे हैं, पेट्रोलियम गैस इतना जला रहे हैं, तो उससे वायु प्रदूषण भी होगा। तो दहन जरूरी नहीं कि हमेशा उपयोगी साबित होगा। अब है संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है? जो उसका मूल गुण है उसमें कमी, उसके मूल गुण में क्या है? कमी करना, संक्षारण कहलाता है। तो नमी और पानी की उपस्थिति में, नमी और हवा की उपस्थिति में लोहा या धातु वाले पदार्थ अपना क्या करते हैं? उस पर अपना परत जमा लेते हैं। अब परत जमा लेंगे तो फिर उसको साफ करेंगे, रगड़ेंगे तो खराब होगा, तो कहेंगे उसको हटाइए, तो संक्षारित हो गया, उसमें धातु की मात्रा कम हो गई, तो उसी को कहते हैं संक्षारण। तो बचाने के लिए क्या करना है कि भाई उसमें बचाने के लिए हम लोग लेप लगा देते हैं, तेल में डुबा देते हैं,
पेंटिंग कर देते हैं, दूसरे धातु की परत चढ़ा देते हैं। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग बचाने के लिए यूज करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। एक है विकृत गंधिता, यह तेल और वसा युक्त पदार्थ यानी जिसमें ज़्यादा तेल हो और वसा युक्त हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, बेकार गंध देने लगता है, सड़ गल जाता है, जिसको कहते हैं बेकार हो गया, महक रहा है, दुर्गंध देने लगा। तो वो क्या कहता है, ज़्यादा तेल वसा युक्त पदार्थ ज़्यादा लंबा समय तक नहीं स्टोरेज किया जा सकता है, तो उसमें दुर्गंध देने लगता है ऑक्सीकरण करके। तो इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। इसको बचाने के लिए क्या करते हैं भाई, हम एंटीऑक्साइड बर्तन में हम लोग रख देते हैं या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, बासीपन कम होता है, नहीं हो पाता है। चिप्स निर्माता आमतौर पर पैकिंग करते समय नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो इस सारी चीज़ों को अपनाते हुए हम लोग भोजन को बेकार होने से बचा सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ पे ये द एंड होता है ये लेसन। और आशा करते हैं कि अगर इस लेसन को पूरा अच्छा से देखे होंगे तो सारी जो चीज़ें अभी तक जो नहीं समझ में आ रही थी वो समझ में आ चुकी होगी। और हम लोग फिर नए वीडियो में नया लेसन लेकर आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे जो अभी तक पढ़े नहीं हैं वो अपनी तैयारी कर सके। और अच्छा लगेगा तो वीडियो में कमेंट जाके कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।